स्टूडेंट, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सौभाग्य देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एन वर्मा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 विषय सामाजिक विषय इकाई 2 हमारा पर्यावरण पाठ 3 पृथ्वी की सतह तथा अंतरिक्ष संरचना के बारे में पढ़ाऊंगा। सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट पहले हम पढ़ाएंगे तरंगें। क्या है तरंगें? कहा गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि उसकी आंतरिक संरचनाएं क्या, किस प्रकार, कैसे क्या कार्य करती हैं, क्योंकि हमारी सभी क्रियाएं पृथ्वी की सतह यानी कि स्थल मंडल, हमारे चारों ओर की वायु यानी कि वायुमंडल तथा जलमंडल तक ही सीमित है। आप जानते होंगे पृथ्वी के चारों ओर हमेशा वायु बनी हुई रहती है और पृथ्वी की के ही चारों ओर तरफ जल का मंडल भी होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारा ज्ञान अप्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूकंपीय तरंगें या सीमिक्स तरंगें हैं। ये तरंगें भूकंप के उद्गम केंद्र यानी कि एपिक सेंटर से उत्पन्न होती हैं। ये पृथ्वी के धरातल की ओर विभिन्न दिशाओं में चलती हैं। या पृथ्वी की जिस प्रकार धरातल है उस दिशाओं के विभिन्न दिशाओं में चलती हैं। इस तरंगों की गति उन पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर होती है जिनसे होकर ये गुजरती है। शिशिक्न तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पी तरंगें यानी कि प्राथमिक तरंगें तथा यस तरंगें यानी कि गौण तरंगें। अगला है पृथ्वी के धरातल का स्वरूप यानी कि पृथ्वी का धरातल किस स्वरूप है, उसका स्वरूप के बारे में बताया। पृथ्वी का आप सभी लोग जानते होंगे पृथ्वी का 1/3 से भी कम भाग यानी कि 29% स्थल तथा 2/3 से भी अधिक भाग यानी कि 71% 71% जल से घिरा हुआ है हमारी पृथ्वी। अकेले प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सारे महाद्वीपों के सम्मिलित क्षेत्र से अधिक है। आप लोग जानते होंगे या नहीं, लेकिन ध्यान दें इस बात को कि अकेले प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सारे महाद्वीपों के सम्मिलित क्षेत्र से अधिक है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। प्रशांत सागर का क्षेत्रफल सारे महाद्वीपों की सम्मिलित क्षेत्र से अधिक है। क्यों है? क्योंकि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर होने के कारण वह क्षेत्र से अधिक है। कहा गया नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। अभी मैं आप लोगों को नीचे मानचित्र दिखा रहा हूँ। क्या है इस पे दिया गया है, देखिए उसको अच्छी तरह समझिए कि ये मानचित्र जो है दिया गया है, क्या इस मानचित्र में दर्शाया। आपको ज्ञात होगा कि पृथ्वी पर स्थल तथा जल का वितरण समान नहीं है। देखिए आप इस चित्र के द्वारा ही देख सकते हैं पृथ्वी पर स्थल तथा जल का वितरण समान नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में देख रहे, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। देखिए स्थल भाग अधिक है तथा दक्षिणी गोलार्ध में देखिए आप यहाँ पे क्या है, जल का भाग अधिक है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भूभाग अधिक, स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है। इस असमान वितरण का विश्व के जलवायु प्रतिरूपों पर प्रमुख प्रभाव होता है। जैसे महासागरीय तटों के निकट जलवायु क्या होती हैं? सम होती हैं, क्योंकि स्थल अपेक्षाकृत शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ठंडा हो जाता है। महासागर वर्ण के लिए महासागरीय तटों के निकट आप जब जानते हैं कि जलवायु सम होने का मतलब क्या, ना अधिक ना गर्मी होती है। आवश्यकता आर्द्रता का मुख्य स्रोत है। वे हमारी ऊष्मा के भी भंडार हैं। स्थल और जल का वितरण विश्व के प्रदूषण प्रारूपों को भी
प्रभावित करता है, यानी कि उसके जो प्रदूषण प्रारूप होते हैं उसको भी प्रभावित करता है। तट रेखाओं द्वारा निर्धारित महाद्वीपों तथा महासागरों की सीमाएं विश्व को विभिन्न भागों में विभाजित करने के लिए सरल प्राकृतिक साधन है। ये मानचित्र आप देखें, आपको एहसास हो गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में भूभाग यानी स्थल अधिक हैं और दक्षिणी में जलभाग अधिक हैं। आगे है, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं वहाँ पे? जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा गहरी घाटियाँ आदि पाई जाती हैं। पृथ्वी के धरातल की ऊंचाइयों और गहराइयों को सम्मिलित रूप से उच्चावच कहते हैं, जिसे समुद्र तल को आधार मानकर मापा जाता है, यानी कि नापा जाता है। उच्चावच के अनुसार भी जलवायु में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम समुद्र तल के ऊपर जाते हैं, तापमान क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं तथा वायु का घनत्व भी कम हो जाता है, यानी वायु की घनत्व में भी कमी हो जाती है जो जो हम ऊंचे जाएंगे। यदि अन्य स्थितियां जैसे अक्षांश एवं समुद्र से दूरी आदि समान हो तो प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 0.6 सेल्सियस कम हो जाता है, यानी कि 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाएगा? 0.6 सेल्सियस कम हो जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं, हिम से ही ढके रहते हैं। कहा गया है, देखिए क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का उच्चतम बिंदु हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। आगे आइए, देखिए अगला दिखाते हैं हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं क्या है, उसके अंदर की जो बनी हुई संरचनाएं क्या है। आप पीछे पढ़ चुके होंगे कि सीमिक्स तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे यानी कि प्राइमरी तरंगें और यस तरंगें यानी कि गौण तरंगें। इस तरंगों के अध्ययन से हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना का ज्ञान होता है। इसी तरंगों से हमें पता चलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे विकास, कैसे क्या बना, इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। एक पतली ठोस परत पृथ्वी को बाहर से घेरे हुई है। इस परत को हम क्या कहते हैं? भू यानी कि प्रॉपर्टी कहते हैं। इस परत की मोटाई विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होती है। होती कि नहीं होती है? बिल्कुल, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उसकी मोटाई होती है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि बहुत पतली होगी, आप थोड़ा सा उसको गड्ढा खोदेंगे उसमें से त्यों ही पानी निकल आता है, और कहीं कहीं बहुत नीचे तक आप गड्ढा खोदेंगे तब भी पानी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है भू प्रॉपर्टी की क्या है? स्थानों पर मोटाई विभिन्न स्थानों में मिलती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भू प्रॉपर्टी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। कितनी? 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भू प्रॉपर्टी औसत रूप से 35 किलोमीटर मोटी होती है। समझ गए? कहा गया है महाद्वीपों की भू प्रॉपर्टी औसत रूप से 35 किलोमीटर मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे की भू प्रॉपर्टी जो है 70 किलोमीटर तक मोटी होती है। पर्वत के नीचे उसकी जो भू प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है? 70 किलोमीटर तक मोटी होती हैं। शैलें और मृदा इस भू प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी सतह का निर्माण करती है। आपको पूछा जाएगा कि सबसे ऊपरी भू प्रॉपर्टी का निर्माण कौन करता है? तो शैलें और मृदा इस मिट्टी। भू प्रॉपर्टी के नीचे की परत को हम क्या कहेंगे? मेटल कहते हैं। भू प्रॉपर्टी के नीचे की परत को हम क्या कहेंगे? मेटल कहते हैं। मेटल का ऊपरी 100 किलोमीटर तक का भाग, यानी मेटल के ऊपरी 100 किलोमीटर तक का भाग
ऊपरी मेटल यानी कि ऊपरी मेटल तथा निचला भाग निचला मेटल कहलाता है। मेटल 3900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। कितना? 3900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल कितने किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है? 3900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड का अर्धव्यास है 3470 किलोमीटर। क्रोड का क्या है? अर्धव्यास है कितना है? 3470 किलोमीटर। आप देखिए चित्र में देख सकते हैं कि क्रोड का है, मेटल क्या है, वह क्रोड क्या है, दुर्बल तारामंडल, क्रोड, मेटल, सतह, भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में ये दिया हुआ है। इसे भी दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य कोड तथा आंतरिक कोड, यानी बाहरी कोड तथा आंतरिक कोड के। लोहा और निकल पृथ्वी के कोड का निर्माण करता है। कौन कौन सा? लोहा और निकल जो है पृथ्वी के कोड का निर्माण करते हैं। धरातल के निकट के भाग की अपेक्षा नीचे की भागों में शैल अधिक गर्म पाई जाती है। यानी धरातल के निकट के भागों की अपेक्षा नीचे की भागों में शैल अधिक गर्म पाई जाती है। अधिक गर्मी के कारण ये शैलें पिघल जाती हैं। ठीक है ना, ध्यान देंगे इसको। अधिक गर्मी के कारण ये शैलें पिघल जाती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की भांति कभी कभी पृथ्वी के भीतर से गर्म पदार्थ दरारों या संधियों से बाहर निकलता है। जब ऐसा पिघला हुआ पदार्थ समुद्र की तलहटी के नीचे से निकलता है तब उसे समुद्री तलहटी बन जाती है। यानी समुद्र में समुद्री तलहटी इसी कारण बनती है। स्तरीय भागों में लावों के जमाव से ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। यानी स्थल, जैसे वो तो समुद्री भाग जल भाग हो गया, लेकिन स्थल भाग में स्थलीय लावे के जमाव से क्या बनता है? ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। जो जापान में फ्यूजियामा पर्वत इसका एक अच्छा उदाहरण है। जापान में एक फ्यूजियामा पर्वत है जो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत बन गया है। समुद्र की तलहटी में के इस विस्तार से भू प्रॉपर्टी अनेक बड़े भागों में टूट गई है। प्रत्येक भाग एक गतिशील प्लेट है। यानी उसका प्रत्येक भाग क्या है? गति करने वाला एक गतिशील प्लेट है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी ऐसी 7 बहुत बड़ी प्लेटों तथा अनेक छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। यानी कि कहा गया है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी ऐसे ही 7 बड़े प्लेटों से मिलकर अनेक छोटी प्लेटों से मिलकर क्या हुई है? बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इकाई 2 हमारे पर्यावरण पार्ट 3 का पार्ट फर्स्ट। अगले दिन पार्ट सेकंड हम लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।